वेलकम बैक टू दी क्लास बच्चों। और क्लास 11 कंप्यूटर साइंस की सीरीज में आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जिसका नाम है फंक्शंस। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और पुरानी वीडियोस को देखें ताकि आपको आगे की चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। इससे पहले कि मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूं, पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल रियल टाइम देके बताता हूं कि फंक्शन क्या है और कैसे यूजफुल है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि हम अपनी गाड़ी को सर्विस कब कराते हैं। हमेशा नहीं कराते हैं। जब हमें लगता है कि गाड़ी की सर्विस करानी है तो हम सर्विस स्टेशन को कॉल करते हैं या अपनी गाड़ी को वहां पर छोड़ के आ जाते हैं। हमेशा हम सर्विस स्टेशन के टच में नहीं रहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब हम उसके पास जाते हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है फंक्शन का भी, कि हम अलग अलग मॉड्यूल्स, पहली बात तो बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और जब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बुलाते हैं, ठीक है, और फिर वो अपना काम करके वापस चला जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो रियल टाइम से है। अब ये कितना यूजफुल है प्रोग्रामिंग में वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पेन जो है वो कर लेता हूं स्मॉलर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कह रहा है कि टिल नाउ वी हैव रिटन some program and might have realized that as the program get complex the number of lines in a program increase, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी तक जो हमने प्रोग्राम्स देखे, अगर सोचिए कि उन प्रोग्राम्स अगर हम वैसे ही प्रोग्रामिंग करते रहें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमने पढ़ लिए हैं पिछले चैप्टर्स में, अगर उस बेस पे हम प्रोग्राम बनाएं और बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएं, मान लो कोई गेमिंग का ऐप बनाया, कोई वेबसाइट बनाई, तो प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे जैसे लाइन इंक्रीज होगी प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स होने के बाद क्या कह रहे हैं कि विच मेक्स द प्रोग्राम लुक्स बल्की, प्रोग्राम आपका बल्कि लुक करेगा और डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाएगा। कंसीडर अ फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे प्रोग्राम अगर आप बड़े बड़े लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम बहुत बल्कि हो जाता है, ठीक है। आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं और इवन किसी को अगर दिया जाए तो अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि मैं अपने बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे प्रॉब्लम्स में पहले ब्रेक करूं और उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन में डिजाइन करूं और एज अ फंक्शन, और फिर उसको कॉल करूं जब मुझे उसकी जरूरत हो। तो देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंपनी है जो कि टेंट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। जितना आप उसको साइज बताते हैं उस हिसाब से वो टेंट बना के देती है। अब टेंट कैसा बनाती है, देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक कोन का शेप है और यहाँ पे एक सिलेंडर का शेप है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर अब क्या है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जितनी बार सपोज करिए किसी एक क्लाइंट ने कहा कि मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो वो अपना क्या क्या बताएगा, यहाँ पे इस कोन का रेडियस बताएगा, ठीक है, ये एल बताएगा, ठीक है, और एच बताएगा, हाइट, ठीक है। तो किसी भी क्लाइंट को अगर बनवाना है टेंट इस कंपनी से तो वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आर एल एच ये सब बताएगा। तो उसके हिसाब से टेंट कंपनी जो है वो कैलकुलेट करेगी और कैलकुलेट करने के बाद कॉस्ट कितना लगने वाला है टोटल वो बताएगी, कितना कॉस्ट आने वाला है ये कंपनी आपको बताएगी, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोचेस यहाँ पे दिए हुए हैं, एक जिसके अंदर फंक्शन यूज नहीं किया गया है और एक अप्रोच जिसके अंदर फंक्शन यूज किया गया है। और अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्राम्स में आपको यहाँ पे सीधा लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं टेंट बिना किसी फंक्शन के, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे कमेंट्स मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ प्रोग्राम में, ठीक है। तो जैसे पहली लाइन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम का कमेंट है, ठीक है, कि पूरा प्रोग्राम किस लिए है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एंटर करवा रहे हैं वैल्यूज किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की इन मीटर्स, ठीक है। तो मैं एच दूंगा और आर दूंगा, ठीक है। आपको पता है एच और आर क्या है, बेसिक मैथ से 10th तक आपने पढ़ी होगी। तो क्योंकि आप जो शेप जिसका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसके अंदर ये पैरामीटर्स आपको चाहिए होंगे, राइट। तो हम यूजर से ले रहे हैं कि भाई कितनी हाइट का आपको चाहिए टेंट, कितना रेडियस होगा उसका, और फिर उससे पूछ रहे हैं कि भाई कैनोनिकल पार्ट का जो एल पार्ट है, ठीक है, एल वाला पार्ट, उसका क्या लेंथ है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए होंगी, तो हमने यूजर से ले लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे
फिर निकाला सबसे पहले हमने एरिया निकाला सिलेंडर पार्ट का, ठीक है। तो हमें पता है क्या होता है 2 पाई RH होता है, तो हमने 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 है, तो हमने लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, H से एरिया निकल गया। और एरिया निकालने के बाद एक वेरिएबल लिया है मैंने, बड़ा नाम देख के चौंकना नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है एरिया सिलेंडर करके लेके, ठीक है। तो ये मैंने एरिया निकाला और इसको प्रिंट भी कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई एरिया निकाला, तुरंत प्रिंट कर दिया कि भाई एरिया ये है सिलेंडर पार्ट का, ठीक है। एक जगह मैंने क्या किया है, एक जगह मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है टोटल एरिया, एक जगह हमने कोनिकल पार्ट जो है हमारा कोन शेप का जो है उसका एरिया निकाला, उसका भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके और हमने इस वाले वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और इस वाले वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है। तो दो तरह के शेप थे वहाँ पे, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दो तरह के शेप थे बुक में, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो देखेंगे अगर आप यहाँ पे दो तरह के शेप हैं, एक शेप तो आपका ये वाला है और एक शेप ये वाला है, ठीक है। तो दोनों को ही कैलकुलेट करके मैंने सबसे पहले प्रिंट करा दिया है, ठीक है, आउटपुट। उसके बाद हम देखेंगे कि अब टोटल एरिया कितना आया। तो टोटल एरिया के लिए मैंने फिर एक वेरिएबल लिया और टोटल एरिया उसमें क्या किया, दोनों एरिया जो मेरे आए थे उन दोनों को ऐड कर लिया और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया कि टोटल एरिया हमारा ये है। फिर हमने देखा कि पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, वो तो हमें पता करना पड़ेगा। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कंपनी वाला जो हमने वो एंटर करवाया कि इतना यूनिट कॉस्ट है हमारा, और उसके बाद टोटल प्राइस हमारा निकल के आता है। अब इसमें 18% जीएसटी वाला भी पार्ट है, तो जो भी टोटल प्राइस आएगा उसका 18% हमने जीएसटी भी लगाया और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने कोई फंक्शन यूज नहीं किया, अब इसमें हमने सीधा सीधा प्रोग्राम यूज किया। तो आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम लेंदी हो रहा है और एक एक पार्ट को समझना पड़ रहा है। अब इसी प्रोग्राम को हम देखते हैं कि फंक्शन के जरिए करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। सेम प्रोग्राम है, अब देखिए मैंने क्या किया है, बहुत ही अच्छे से देखिए किस तरह से मॉड्यूलराइज हो गया है। मैंने आपको बताया कि फंक्शंस में क्या करते हैं कि हम बड़े प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और जब जरूरत होती है तो उसको बुला लेते हैं। तो फंक्शन के अंदर ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता दूं, और 3 में से पाइथन में 2 तो फॉलो होता ही है। पहला होता है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है, फिर होता है डेफिनेशन, फिर क्या होता है कॉलिंग। किसी भी फंक्शन के अंदर 3 मेजर चीजें हैं, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, कॉलिंग। डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है वो C++ वगैरह में ज्यादा देखा जाता था, अभी क्या है सीधा आप डेफिनेशन पे आइए, उसमें डिक्लेयर और डेफिनेशन दोनों पार्ट हो जाता है कवर, और कॉलिंग पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी आगे हम कवर कर ही रहे हैं तो बता देता हूं आगे हम कवर कर ही रहे हैं तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने फंक्शन यूज नहीं किया है, और यहां पे एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने फंक्शन को यूज किया है। अब फंक्शन क्या कह रहा है, सबसे पहले जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने ले लिया है, देखो, ठीक है। सबसे पहले हमने जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी HRL ये सब प्रिंट करा लिया है, ये सब यूजर से इनपुट करा लिया है हमने, और ये सब कुछ को आप देख रहे हैं मैं फ्लोट से टाइप कास्टिंग कर रहा हूं, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया होगा कि किस तरह से जो इनपुट आता है वो तो टेक्स्ट होता है, उसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं इंटीजर लगाऊंगा, फ्लोट में करना है तो फ्लोट लगाऊंगा। फ्लोट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी वैल्यूज आने वाली हैं वो डेसिमल्स में आने वाली हैं, तो मैं इसलिए डेटा टाइप जो है वो मैंने फ्लोट ले लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसमें सिंपल से मैंने हर चीज के लिए जो भी हम कैलकुलेट कर रहे थे, एरिया, टोटल एरिया, जीएसटी, सब के लिए मैंने फंक्शन बना दिया। तो फंक्शन बनाते कैसे हैं, जैसे ये फंक्शन बनाया मैंने सिलेंड्रिकल शेप का एरिया निकालने के लिए। सबसे पहले DEF लिखते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, और उसके बाद फंक्शन का नाम होता है। फंक्शन का नाम जो है वो अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, इसका नेमिंग कन्वेंशन सेम होता है जैसे आप किसी वेरिएबल को नेम देते हैं। तो आपको पता है किस तरह से वो जो है वो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर ये तो लेगा, स्पेशल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा और इंटीजर से स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह का जो आप रूल फॉलो करते हैं वेरिएबल के नेमिंग के लिए वही सेम यहाँ फॉलो होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, R और H, मैंने इसको पास किया है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स आप बताते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स के जरिए हम क्या करते हैं, अंदर हमारे कहीं ना कहीं फंक्शन में उसका यूज हो रहा होता है, तो अभी हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया, एक एरिया सिलेंडर नाम से फंक्शन बनाया और ये बताया कि मैं आपको 2 पैरामीटर दूंगा R और H, तो मुझे आप क्या रिटर्न करोगे, एरिया निकाल के रिटर्न करोगे। तो उसने एक एरिया को यहाँ पे निकाला और रिटर्न भी कर दिया, ठीक है। रिटर्न क्या कर दिया, ये देखो ये रहा जो उसने एरिया निकाला था सिलेंडर का, ठीक है। तो अब ये बेसिकली मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन बना के मैंने रख लिया, जब भी कोई इसको बुलाएगा तो बुलाने का उसको नाम से बुलाएगा, ठीक है, और नाम से बुलाएगा, साथ में बताएगा कि भाई ये रहे आपके आर्गुमेंट जो चाहिए आपको। सर्विस स्टेशन पे आप कॉल करते हैं कार वाले को या फिर जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं,
दो तरीके हो सकते हैं कि विदाउट आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पे फंक्शन में हो सकता है कि यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दूं मैं ये, ठीक है। वो उस केस में क्या होगा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गाड़ी वाले के पास गया और बोला कि भाई सर्विस कर दो, लेकिन आर्गुमेंट देना का मतलब क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई गाड़ी की सर्विस कर दो, इसमें टायर में ये प्रॉब्लम है ये भी ठीक कर देना, क्लच इसका काम नहीं कर रहा है वो ठीक कर देना। तो यानी मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें भी बता रहा हूँ, कुछ डिटेल बता रहा हूँ, और जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, इसका मतलब मैं कोई डिटेल शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल टाइम से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या मतलब हुआ अभी आप समझ जाएंगे जब प्रोग्राम में आपको आगे बढ़ाऊंगा। सेम मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो कोनिकल पार्ट है उसको मैंने कैनोनिकल लिख दिया है, इग्नोर करिएगा। तो उस पार्ट को निकालने के लिए इसका नाम मैंने कैनोनिकल वाला फंक्शन ले लिया है, वो भी रिटर्न कर रहा है एरिया ऑफ कोन वाले शेप का। फिर मैंने टोटल को करने के लिए भी मैंने क्या किया है, एक अलग फंक्शन बना दिया है, ठीक है। टोटल एरिया निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट के लिए भी मैंने एक अलग फंक्शन बना दिया है, जीएसटी के लिए अलग फंक्शन बना दिया है, और हर किसी में मैंने रिटर्न कराया है, ठीक है। यानी मैं कैलकुलेट करके चीज़ों को रिटर्न भी कर रहा हूं कि ये लो निकाल के मैंने आपको दे दिया। अब कैसे इसको यूज करेंगे वो देखिए। अब आप एक चीज अब देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पे मैंने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी कॉल कर लिया है। जैसे मुझे जीएसटी निकालना था, तो मैं जीएसटी किसका निकालना चाहता हूं, जो टोटल कॉस्ट आया है। तो अब टोटल कॉस्ट किससे मिलेगा, मुझे इस वाले फंक्शन से मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि भाई कैलकुलेट जीएसटी जो मेरा फंक्शन है, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बिना आर्गुमेंट के फंक्शन कैसे होते हैं, तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, यानी मैं कोई डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, टैक्स इक्वल टू 18% से मल्टीप्लाई किया, किसको, मेरे को पता नहीं है किसको करना है, बट ये पता है कि अगर मैं इस फंक्शन को बुला दूं तो ये मुझे टोटल एरिया टोटल कॉस्ट निकाल के दे देगा। तो मैंने उसको कॉल कर लिया है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लीजिए कि फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग में कुछ भी नहीं है, जो आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया था उसके नेम को यहाँ पे कॉल किया, और मैंने उसको बनाते समय बोला था कि कॉस्ट वाले फंक्शन को कि भाई मैं जब आपको बुलाऊंगा तो आपको एक आर्गुमेंट दूंगा यूनिट प्राइस। तो मैंने उसको पास भी कर दिया है कि भाई ठीक है ये रहा यूनिट प्राइस। ये कहाँ से आएगा, शुरू में ही मैंने यहाँ पे एंटर करा लिया है इनपुट प्राइस, ये रहा यूनिट प्राइस, ठीक है। तो ये हमने करा लिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से, और फिर टैक्स को मैंने रिटर्न कर दिया। सेम एग्जैक्टली इस वाले फंक्शन में हुआ है। इस फंक्शन ने किसको कॉल किया है, टोटल कॉस्ट वाले फंक्शन को और टैक्स वाले फंक्शन को, और उन दोनों को ऐड करके नेट प्राइस निकाला है और नेट प्राइस को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी कॉल कर लिया है। कॉलिंग आपको समझ में आ गया होगा। कॉल करते समय हम डीईएफ नहीं लिखते, यानी हमें टाइप नहीं बताना होता है कि फंक्शन है, हम सिर्फ ये बताते हैं उसका नाम क्या है और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो आपने डिसाइड किए हैं वो हम पास करते हैं। अब मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने प्रिंट किया कि भाई एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, उस फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। एरिया सिलेंडर नाम से एक फंक्शन है जिसको मैं आर और एच दूंगा तो बता देगा, राइट। फिर उसके बाद अब देखिए ये रिटर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, अब इस वाले फंक्शन में जैसे देखो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्यूटर की तरह सोचते हैं कि कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको क्या लगता है कैसे एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर? सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्रेटर, कंप्यूटर यानी इंटरप्रेटर, हमारे यहाँ पे कौन है अभी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर है पाइथन में। तो पहले इस लाइन को किया, इसने इसको प्रिंट किया और ये वैल्यूज ली एच आर, फिर आपसे एल ले लिया, फिर यूनिट प्राइस। क्या उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शंस जब ही कॉल होते, फंक्शन जब ही एग्जीक्यूट होते हैं जब उनको कोई बुलाता है, अपने आप नहीं जाने का, ठीक है। सर्विस स्टेशन आपके घर पे नहीं आता है, जब आप फोन करेंगे आपको जरूरत होगी तभी आएगा ना, तो आप लोगों को उसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है, आपको बुलाना पड़ेगा तभी आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। तो इंटरप्रेटर इन सब लाइनों को स्किप कर देगा, ठीक है, कुछ उसको लेना देना नहीं है, वो सीधा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बोलेगा कि द एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, और उसको कॉल किया। जैसे ही ये कॉल मिला, इसका मतलब उसको समझ में आता है कि एक फंक्शन है जिसका नाम है एरिया सिलेंडर और उसके अंदर दो पैरामीटर मुझे डालना है। तो ये तुरंत मेरा जो इंटरप्रेटर है वो यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट करेगा और उसको मिल जाएगा, ये रहा। तो ये समझ गया, उसको समझ में आएगा कि ये रहा फंक्शन, और आर और एच मैंने उसको दिया ही हुआ है। कहाँ से लिया है? आर और एच यहाँ से, मान लीजिए 2 और 3 दे दिया मैंने, तो वो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेगा और फिर रिटर्न भी करेगा। रिटर्न करेगा इसीलिए फिर यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मैंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट भी करा दिया, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे सेम चीज मैंने करी है, यहाँ पे कॉल कर लिया एरिया कैनोनिकल वाले पार्ट को, यानी कोनिकल वाले पार्ट को,
और ये जैसे ही देखा तो वो फिर वहाँ जाएगा, इसका फंक्शन ये रहा, कैलकुलेट करके और इसको फिर जो है रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने टोटल एरिया के लिए लिखा रहा है, कॉस्ट के लिए करा है। अब जैसे देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि इस वाले में क्या करेगा, कैलकुलेट टैक्स। ठीक है, तो कैलकुलेट टैक्स वाले में जैसे ही देखा तो इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ पे गया और यहाँ पे टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इसको फिर एक और फंक्शन मिल गया। फिर जब ये फंक्शन मिला तो फिर उसको ऊपर जाना पड़ा, फिर इस वाले फंक्शन में उसने यूनिट प्राइस डाला और टोटल एरिया निकाल के रिटर्न करा। फिर वो टोटल एरिया यहाँ पे पहले आएगा, फिर 0.18 से मल्टीप्लाई होगा, टैक्स बन जाएगा और फिर टैक्स वाली वैल्यू जो है यहाँ पे जाएगी। तो सपोज करिए आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे थे, यहाँ पे सपोज क्या करना है, फंक्शन को कॉल ही कर रहे थे और इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल था, तो इस कॉल से पहले उस वाले फंक्शन में जाएगा, फिर उस फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन करने के लिए एक और फंक्शन में कॉल हो रखा है तो वहां पे जाएगा। ठीक है, तो और जैसे ही और कैलकुलेट वहां से वहां पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है और देखते हैं एक बार चला के कि फंक्शन हमारा कैसे वर्क कर रहा है। तो पहले चलाते हैं जो कि बिना किसी फंक्शन के बना है, उसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है हाइट कितना है, मैंने ले लिया 2, 3 और 4 और पर यूनिट प्राइस मैंने ले लिया 2। ठीक है, कैलकुलेट करके आ गया कि टोटल कॉस्ट विद जीएसटी भी आ गया, टोटल कैनवास कॉस्ट भी आ गया बिना जीएसटी के। तो ये मेरा ऐसे कैलकुलेशन हुआ। सेम अगर मैं चलाऊं किसको, फंक्शन वाले को, तो फंक्शन वाले में क्या होगा, ठीक है, इसमें भी अगर मैं 2, 3, 4, ये भी सेम आपका वैसे ही कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, दोनों ही काम सेम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर फंक्शन का यूज क्या है, आप दोनों प्रोग्राम को देखिए, ये प्रोग्राम देखिए और फिर आप ये वाला प्रोग्राम देखिए, आपको अच्छे से समझ में कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यही लग रहा है। क्यों लग रहा है ये अच्छा, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। कैसे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जो भी मेरा टेंट का प्राइस का था उस बड़ी प्रॉब्लम को मैंने एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया फिर एक और, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट, ठीक है, फिर जीएसटी, इस तरफ से फंक्शंस में मैंने डिवाइड कर लिया, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया, उनको सॉल्व किया और जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा फ़ायदा हुआ। अब इससे आप सोचेंगे कि भाई ये तो बस दिखने में अच्छा हुआ ना, नहीं, इससे फ़ायदा क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे देखते हैं फ़ायदा। देखिए ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा थ्योरेटिकली, ये सब वही चीज़ें बता रहे हैं कि फंक्शंस ने क्या किया, ये इस तरह से मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि फंक्शंस में हुआ क्या एक्चुअली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो ये जरूर देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड और सेपरेटेड बाय सब प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट नेम्स एंड स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज नॉन एज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो जो ये तरीका है ना कि बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ना, उसको क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को सेपरेट इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड किया ना मैंने, अलग अलग, कहीं एरिया निकाल रहा हूँ, कहीं मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ। उसके बाद मैंने बड़े प्रॉब्लम को जब ये डिवाइड कर दिया तो मैंने क्या किया, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को अचीव किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेनिफिट्स देखेंगे, तो देखते हैं कि प्रोग्रामिंग फंक्शन के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग द यूज ऑफ फंक्शन इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया भी जाएगा कि आगे क्या है उसके फीचर्स। तो कह रहा है कि जो प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस का यूज है वो क्यों करते हैं हम, मॉड्यूलरिटी अचीव करने के लिए, यानी बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे में डिवाइड कर पाएं, और दूसरी रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या है, आपने पहला प्रोग्राम जो देखा था ये वाला, इसके अंदर अगर मुझे दोबारा कुछ कैलकुलेट करना होगा या फिर कुछ भी करना है तो मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता हूँ, मुझे फिर से लिखनी पड़ेगी लाइन। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो फंक्शन है, मुझे सपोज करो एक दूसरे यूजर से कुछ पूछना है और उससे भी मैं RHL ऐसा एंटर करा रहा हूँ, तो मैं फंक्शन को जितनी बार कॉल कर लूँ अलग अलग रिजल्ट मेरे को दे देगा। सपोज करिए मेरे को अभी यहाँ पे ये वाला कॉस्ट कराया, दूसरा भी मैं दोबारा कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब जहाँ इस जो मैंने फंक्शन बनाया है उसको मैं जितनी बार भी कॉल करूंगा डिफरेंट पैरामीटर्स पे, वो मुझे रिजल्ट देगा। तो मुझे बार बार कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कोड को रीयूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे और आगे, ठीक है, तो समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शंस
कैन बी डिफाइन एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बेसिकली फंक्शन क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप कर दे रहा है एक साथ। ठीक है, आपने अगर देखा हो यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसने क्या किया है, ये देखिए इन लाइन को एक ग्रुप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन लाइंस को ग्रुप कर दिया इनको। ठीक है, तो एक फंक्शन क्या है, नेम्ड ग्रुप है। इसमें ये बता रहा है कि फंक्शन इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज इन्वॉक्ड। इन्वॉक्ड मतलब कॉल। तो ये एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको एक मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और उसको मैं जब कॉल करूंगा तो वो स्पेसिफिक टास्क जिसके लिए बनाया गया है वो काम करके वो चला जाएगा। ठीक है, वंस डिफाइन अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। एक बार अगर आपने डिफाइन कर दिया तो अब जितनी मर्जी बार उसको कॉल करिए वो अपना आएगा काम करेगा, आएगा काम करेगा। ठीक है, कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द प्रोग्रामिंग विदाउट राइटिंग ऑल कोड्स दैट फंक्शन एवरी टाइम। हर बार मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द प्रोग्रामर्स कैन डिफाइन एज मैनी फंक्शन एज डिजायर्ड। तो हम इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, आप जितने मर्जी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी में, आप उसको भी जरूर देखिएगा। मैंने आपको यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल्स करके दिखा दिया है। ठीक है, अब एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या है फंक्शंस के। तो एडवांटेज क्या है, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया, इंक्रीज रीडेबिलिटी। अगर आप फंक्शन प्रोग्रामिंग फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपकी रीडेबिलिटी यानी आप कितनी जल्दी प्रोग्राम को रीड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो बहुत बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपकी ना डिवाइड हो गई होती है तो आप इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है रिड्यूस कोड लेंथ। कोड का लेंथ भी देखेंगे आप कम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से कोड काफी ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन उसी इस वाले केस में उतना कोड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिड्यूस करता है कोड को, और बार बार कॉल करते हैं तो आपको सब कुछ लिखना नहीं पड़ता है, बस बुलाना पड़ता है। फंक्शन का नाम लिया, आर्गुमेंट दिया, आ गया। ठीक है, तो आपको रिड्यूस करता है कोड के लेंथ को। ठीक है, मल्टीपल टाइम आपको लिखना नहीं पड़ता है, जब आपको जरूरत पड़ती है आप उसको बुला लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी भी हो गई ना कि एक जगह अगर आपने फंक्शन बना के रखा हुआ है और किसी दूसरे प्रोग्राम में भी आपको उसकी जरूरत पड़ी तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो ये रीयूजेबिलिटी होता है। इसीलिए ये जो 3 फीचर है ना, आप सोचिए ये लगभग हर प्रोग्रामिंग में है ही, जरूरत है, इसलिए हर जगह फंक्शंस का यूज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है, देखिए मैंने जो अभी ऊपर बनाए थे फंक्शंस, ये यूजर यानी मैंने बनाया ना, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। लेकिन ऐसे फंक्शंस भी हैं जो पाइथन ने हमें दिया हुआ है, तो वो फंक्शंस कौन से एक बार वो देख लेते हैं। अभी आगे, तो अभी वो आगे आएगा, उससे पहले कि हम जाएं हम ये देखते हैं कि आर्गुमेंट, एक मिनट। हाँ, तो हम अभी हमने ऑलरेडी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना सीख लिया है, तो हम इसको समझ भी पाएंगे इजीली कि क्या करना होता है। डेफ से स्टार्ट होता है, फिर फंक्शन का नेम देते हैं, फिर यहाँ पे पैरामीटर्स की लिस्ट होती है जो मैंने आपको ऑलरेडी उसमें करके दिखाया था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से आपने देखा हो तो देखिए मैंने डेफ लिया है, फंक्शन का नाम, पैरामीटर इसमें नहीं है, ऊपर वाले में है पैरामीटर, तो डिपेंड करता है, पैरामीटर ऑप्शनल है, आपको लेना है, यूज़ है आपका तो उसको लीजिए। और नीचे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर रिटर्न स्टेटमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी हो सकता है, अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन की चीजें हैं। तो यहाँ पे कॉलन ये लगाना पड़ता है, ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये देखिए 2 कॉलन लगाने पड़ते हैं। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि द स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि पाइथन जो है इंडेंटेशन पे काम करता है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ये लगा हुआ है 2 डॉट, उसके जस्ट बाद ये ऑटोमेटिकली एक टैब स्पेस देके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडेंटेशन यूज कर रहे हैं, सो दैट कि ये समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन के ये पार्ट है, ये वाला इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी से डिफरेंशिएट होता है कि कौन सा फंक्शन का पार्ट है इंस्ट्रक्शन और कौन सा इंस्ट्रक्शन फंक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी।
अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या होता है, इन अबव एग्जाम्पल नंबर्स वर एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर विद द फंक्शन। अब ये उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया कि फंक्शन बनाने का पर्पस क्या है, कि मैं एक स्पेसिफिक टास्क को कराना चाहता हूं जब मैं उसको बुलाऊं, और अगर आप उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं यानी मैं कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी देना चाहता हूं कि भाई आप ये डिटेल्स लो और इस तरह का मुझे करके दो, राइट। तो मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना ना करना ये हमारे नीड के अकॉर्डिंगली है। अगर मुझे सही में कुछ ऐसा स्पेसिफिक कराना है, जैसे मैंने बोला कि कमरे का दरवाज़ा खोल दो, और मैंने बोला कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद ये भी काम कर दो, स्पेसिफिक मतलब मैंने कुछ और मोर डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक कुत्ता चाहिए, ठीक है, और मैंने बोला कि मुझे एक रेड कलर का कुत्ता चाहिए, तो मैंने एक आर्गुमेंट भी बताया कि भाई डेटा भी है रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो या ब्रीड बता दिया मैंने किसका है, ठीक है। तो मैं कुछ डेटा भी बता रहा हूँ, आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ कि ये कुछ स्पेसिफिकेशन और भी है, यानी कुछ और स्पेशल है, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्गुमेंट पास करते हैं। आर्गुमेंट मैंने बताया कि जिस तरह से फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके अंदर पहले ही बता देते हैं कि ये रहे आपके 3 आर्गुमेंट आने वाले हैं, और जब उसको आप कॉल करते हैं तो उन आर्गुमेंट्स को आप पास करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखिएगा, जब मैंने फंक्शन बनाया, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, तो मैंने बताया कि एक आर्गुमेंट आपके पास आएगा n, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको कॉल किया यहाँ पे तो सम नाम लिया और अंदर नम दे दिया, तो ये n और ये नम अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इनका मतलब ये नहीं होता है कि मैंने नम दिया है तो यहाँ पे भी नम ही डिफाइन हो, ऐसी बात नहीं है। तो नम अगर मैंने यहाँ पे दिया तो हो क्या रहा है, बेसिकली अगर नम के अंदर 5 पड़ा हुआ है तो वो 5 का रेफरेंस पहले नम में था, अब उसका रेफरेंस n में आ गया है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो होता क्या है बेसिकली कि मैंने अगर यहाँ पे कॉल किया फंक्शन का नाम लेके और उसमें नम डाला, तो बेसिकली एक 5 मान लो इसमें है, तो ये नम इसको पॉइंट कर रहा था। तो जैसे ही वो डेफिनेशन में गया, उसको पता है डेफिनेशन में n डिफाइंड है, तो n भी अब क्या हुआ 5 को पॉइंट करने लग गया। तो रेफरेंस है, मतलब एड्रेस मिल गया उसको, ठीक है उसका। तो आर्गुमेंट्स का नाम, जो आर्गुमेंट्स के नेम है, फंक्शन के आर्गुमेंट्स के नेम कॉलिंग के टाइम पे और डेफिनेशन के टाइम पे अलग हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम भी लेंगे तो वो सेम ही चीज को पॉइंट कर रहे होंगे, राइट। इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप लोग उन एग्जाम्पल्स को जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसमें बुक्स में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी ना फंक्शन को लेके अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से इंक्रीज होगी। मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं करा रहा हूँ ताकि 1-2 आप खुद से भी कर सकें। तो ये जो कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है, अब देखिए वहाँ पे जो रेफरेंस वाला केस था, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बताया है कि अगर मैंने मान लीजिए कॉलिंग में नम दिया है नाम, और अंदर वहाँ पे नम था, सॉरी n था, तो दोनों के अगर आप आईडीज निकालेंगे जो हमने पहले पिछली क्लासेस में करा भी है तो सेम ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रेफरेंस उसका जा रहा है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पैरामीटर्स में क्या सिर्फ नंबर ही जाते हैं? क्योंकि अभी जो हमने ऊपर प्रोग्राम करे थे यहाँ पे, तो उसमें हमने ज़्यादातर नंबर्स ही भेजे थे, फ्लोटिंग, इंटीजर, ठीक है, इस टाइप के। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं स्ट्रिंग को पास करूँ एज अ क्या आर्गुमेंट, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग को पास किया गया होगा, एक फंक्शन बना होगा। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बना है जिसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ फर्स्ट और लास्ट नेम। तो यहाँ पे फुल नेम कैलकुलेट कर रहा है, फर्स्ट नेम को कॉन्कैटिनेट कर रहा है सेकंड लास्ट नेम से, और फिर वहाँ पे प्रिंट कर रहा है फुल नेम, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से फर्स्ट नेम लिया, लास्ट दिया और फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पे, और कॉल करते समय 2 आर्गूमेंट दिए स्ट्रिंग टाइप के, और फिर रिजल्ट मिल गया मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, डिफॉल्ट पैरामीटर की, ठीक है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। यहां पे आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं कि मैंने एक सम डिफाइन किया है, और मैं इसको बोल रहा हूं कि मैं सम मुझे जब भी करना होगा तो मैं आपको 2 आर्गुमेंट दूंगा। एक में मैंने लिखा है x, एक में मैंने लिखा है y इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? और रिटर्न में क्या कर रहा हूं? सम कर रहा हूं। तो होता क्या है कि सपोज करिए, देखिए पहले वाले में मैंने कॉल किया है 4,5, यानी इसमें मैं दोनों आर्गुमेंट पास कर रहा हूं। सेकेंड वाले में मैंने दूसरा आर्गुमेंट पास नहीं किया है, यानी मैंने y की वैल्यू को नहीं पुट किया है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो डिफाइन कर रखा है y इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस आर्गुमेंट की वैल्यू को पास नहीं करता हूं तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आप इसकी वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है।
तो अभी मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूं। समझ में आया कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट पैरामीटर का क्या है? अगर आपने यहाँ पे इस तरह से डिफॉल्ट पैरामीटर डिफाइन कर रखा है तो अगर आप उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं पास कर रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू एज अ 1 पास कर देगा। अब हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैंने पास किया, सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 और 5 किया, 9 आ गया। जब मैंने सिर्फ 4 पास किया तो बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू क्या थी 1 और उसने 5 रिजल्ट मुझे रिटर्न कर दिया। तो डिफॉल्ट पैरामीटर कब यूज करते हैं कि अगर मैं वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करूं तो एक डिफॉल्ट वैल्यू वो पुट कर ले, इसलिए डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस का इस तरह से डिफाइन करते हैं। जिसका डिक्लेरेशन कैसे है, जब आप डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे पैरामीटर इक्वल टू जो भी डिफॉल्ट वैल्यू देनी है वो आप दे देने का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ कैलकुलेट करके हो सकता है फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न भी कर रहा हो और ये भी हो सकता है कि नहीं भी कर रहा हो। तो हम देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है, ठीक है। अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू व्हेन इट इज कॉल्ड। रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन इन एग्जाम्पल गिवन सो फार द फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी रहा हो और नहीं भी रिटर्न कर रहा हो। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैं सम कैलकुलेट करूंगा, डेफ सम, 2 नंबर लूंगा x, y यहाँ पे और मैं रिटर्न कर दूंगा x प्लस वाई, ठीक है। ये फंक्शन हुआ जिसमें मैं रिटर्न करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको जब भी मैं कॉल करूंगा, मान लीजिए मैंने कॉल किया सम x, y, ठीक है, कोई वैल्यू मैंने कॉल, इसको मैंने कॉल कर लिया, तो मैं जब भी इसको कॉल कर रहा हूं तो कॉल करने से कुछ भी नहीं होगा, ये रिटर्न प्लस तो करेगा, लेकिन जब ये रिटर्न यानी कुछ दे रहा है कैलकुलेट करके, यानी फंक्शन अपना काम करके आपको कुछ देना चाहता है तो आप उसको लेंगे भी तो सही ना किसी वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक या टोटल लिख के मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया और इक्वल टू में ही लिखा। तो अब ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा वो फेंकेगा नहीं, ठीक है। तो मैं कैच करूंगा उसको, किस वेरिएबल में कैच करूंगा, इसमें, ठीक है। तो रिटर्न करने का मतलब ये है कि आप उसको किसी वेरिएबल में कैच करा सकते हैं बाद में, ताकि उसको आप प्रिंट कर पाएँ। इस फंक्शन को मैं ऐसे भी डिज़ाइन कर सकता था कि मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए ये क्या बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखता। तो फिर मेरा क्या होगा, अगर मैं रिटर्न से स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा तो मेरा सम जो है, अगर मान लो मैं कैलकुलेट भी कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ कि सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई और मैंने रिटर्न कुछ भी नहीं किया, तो क्या होगा, सम कैलकुलेट होगा बट कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं यहीं पे डिस्प्ले करा देता हूँ प्रिंट सम और फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो इसमें इस टाइम पे अगर मैं रिटर्न नहीं भी लिख रहा हूँ तो कोई बात नहीं, सम कैलकुलेट होकर डिस्प्ले ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि मुझे आर्गुमेंट्स को भेजना है, रिटर्न कराना है, नहीं रिटर्न कराओगे तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी कराओगे, ठीक है। रिटर्न का मतलब ये है कि मैंने अपना काम किया और कैलकुलेशन में से मैं कुछ वैल्यू आपको रिटर्न करना चाहता हूँ, तो आप उसको पकड़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तभी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरह से कुछ होगा जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में दिखाया। और अगर मैं रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ कुछ, तो इस तरह से मैं प्रोग्राम सेम बना सकता हूँ, ठीक है। रिटर्न द कंट्रोल ऑफ कॉलिंग फंक्शन, रिटर्न द वैल्यू 0 और नन, या तो वो तो ये हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसका काम क्या होता है, वो हमें रिटर्न करता है कंट्रोल फंक्शन का। यानी देखिए क्या हुआ, काम किया, कुछ चीजें रिटर्न करके और उसका कंट्रोल दे दिया कि आगे का एग्जीक्यूशन आप। तो फंक्शन रिटर्निंग का मतलब ये है कि मैंने अब फंक्शन ने अपना पूरा काम किया, कुछ वैल्यूज देनी थी तो वो रिटर्न करी और कंट्रोल भी दे दिया कि भाई आगे का एग्जीक्यूशन तुम संभालो जहां पे मैं छोड़ के गया था, राइट। वो मैंने आपको दिखाया भी था। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि पहले देख लेते हैं कि सो फार वी हैव लर्न अबाउट so far we have learned that a function may or may not have parameter and function may or may not have a return value। तो फंक्शन में कंपलसरी चीजें क्या है, उसका नाम और, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है, डेफिनेशन। लेकिन उसके अंदर आर्गुमेंट पास करना, कुछ वैल्यू रिटर्न कराना, ये ऑप्शनल होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन बन सकते हैं कि वो एक फंक्शन है नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो दिया हुआ है। अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है वो देखते हैं।
फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइन एज ऑर्डर, क्या कह रहा है कि जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगा आपके स्टेटमेंट का उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। जिस तरह से आपने लाइन लिखी होंगी ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जिस तरह से डिसीजन स्टेटमेंट्स आएंगे, फोर लूप आएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज हो जाता है, या फिर फंक्शन कॉल भी जब होता है तो वो चेंज होता है। वही बता रखा है, व्हेन एन इंटरप्रेटर इनकाउंटर अ फंक्शन डेफिनेशन द स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन ने जैसे इसको एग्जीक्यूशन जब कर रहा होगा तो यहाँ तक एग्जीक्यूट करने के बाद इस वाले पार्ट में, यानी फंक्शन ये जो बना रखा है हमने, इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब उसको यहाँ पे कॉल किया जाएगा ना, तब वहाँ पे वो एग्जीक्यूट करने जाएगा, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पे एग्जीक्यूशन में बता रखा है कि until the function is called, later when the interpreter encounter function call there is a little deviation। जैसे ऑर्डर चल रहा है एकदम से फंक्शन कॉल हुआ तो उस फंक्शन के डेफिनेशन पार्ट पे जाएगा और उस डेफिनेशन पार्ट को एग्जीक्यूट करके फिर कंट्रोल रिटर्न होके आएगा। रिटर्न का काम बताया था ना, वापस से कंट्रोल वो अगली लाइन को दे देगा। तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट द कंट्रोल जंप्स द कॉल्ड फंक्शन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑफ दैट फंक्शन। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन कॉल क्या होता है, जंप करता है एग्जीक्यूशन उधर और उस फंक्शन को कॉल एग्जीक्यूट करके वापस आ जाता है, ठीक है। Therefore, when we read a program, we should not simply read from top to bottom। तो जैसे हम रीड कर रहे हैं प्रोग्राम्स को, तो ऐसे नहीं कि लाइन बाय लाइन, ऐसे कंप्यूटर भी करेगा। कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है। अगर वहाँ पे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं तो जंप करेगा कॉल हमारा, अगर वहाँ पे डिसीजंस मेक हो रहे हैं तो उस तरह से फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है, मतलब जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। या लूप लगा हुआ है तो भी, तो ये डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पे और भी प्रोग्राम दे रखे हैं, तो आप लोग इस प्रोग्राम्स को जरूर करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स आपको बुक से ज़रूर बनाने, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है वो भी आप बनाइएगा फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल, अगर आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर लेते हैं तो वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल। उसको कब तक जानता है पाइथन इंटरप्रेटर, जब तक उस फंक्शन के अंदर है। और अगर आपने बाहर वेरिएबल बनाया हुआ है तो वो क्या है, वो आपका ग्लोबल वेरिएबल है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसके अंदर ये जो मैंने अंदर ये वेरिएबल लिया है ये लोकल वेरिएबल है, लेकिन अगर जो मैंने ऊपर यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं ये कौन से हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप यानी उसको इंटरप्रेटर कब तक जानता है, पूरे प्रोग्राम में, लेकिन लोकल वेरिएबल को जब तक उस फंक्शन के अंदर है फ्लो एग्जीक्यूशन तब तक ही उसको वो जानता है, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा जो है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, खुद से बनाना फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज दी हुई हैं पाइथन के पास, जिसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, जहां से आप फंक्शंस को कॉल करके सीधा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं वो देखिए, जैसे आप यहाँ पे अभी तक जो हम यूज कर रहे हैं इंट, इनपुट, ये सब हमने थोड़ी बनाए हैं, ये बने बनाए फंक्शंस हैं लाइब्रेरी में, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो उसको हम सीधा यूज करते हैं कॉल करके, राइट। तो हमें ये पाइथन प्रोवाइड करते हैं। तो इन अबव जो दी भी रखा है बिल्ट इन फंक्शन, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द बिल्ट इन फंक्शन आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन इंटरप्रेटर। तो ये पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए हमें बताना नहीं पड़ता है, इसका डेफिनेशन नहीं देना पड़ता है, हम सीधा यूज करते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम कॉलिंग ही कर रहे होते हैं। इनपुट वाले पे हम जब कॉल करते हैं, इनपुट के अंदर जो भी दे रहे हो तो ये कॉल ही तो कर रहे होते हो आप इस वाले फंक्शन को, ठीक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हमने नहीं बनाया है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इनपुट उसका नाम इनपुट है, उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग देंगे हम तो वो हमें आउटपुट देगा, राइट। पे लिस्ट दी हुई है कि बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं। तो इनपुट आउटपुट के लिए जैसे दिया हुआ है प्रिंट और इनपुट, ये हमारे हैं। डेटा टाइप के लिए बुल, ठीक है, डिक्ट, फ्लोट, इंट, ये सब दिया हुआ है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के लिए ये फंक्शन बिल्ट इन है। तो ये आपको बने बनाए फंक्शंस मिलते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। रेंज वाला हमने यूज़ किया है फॉर लूप में, ठीक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमने इनको नहीं बनाया, ये बने बनाए हमें मिले हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर यूज़ होता है, इसलिए हमें इंटरप्रेटर ने यानी पाइथन ने हमें बना के दे रखा है कि आप सीधा इसको यूज़ करिए। कॉमनली यूज बिल्ट इन फंक्शंस है, उसको कैसे कैसे यूज़ किया है वो भी दिखा रखा है, ठीक है। अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये मिल गया है आपको, ठीक है।
तो ये आप लोग जरूर टेबल पढ़िएगा, इसमें से पक्का एक नए क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो किसका क्या काम है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए डिवीजन मॉड, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स आप इसको दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, अ टपल, एक को क्वोटेंट मान रहा है, एक को रिमाइंडर कर रहा है, और ये आपको रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं बने बनाए, उनका यूज़ बता रखा है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे, और सबको एग्जीक्यूट करके चलाइएगा। इजीली है, मतलब ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ है, ये थोड़ी सी पता होनी चाहिए आपको कि क्या कर रहा है। पावर है, पावर में क्या कर रहे हैं हम, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड आप किसी चीज़ की पावर निकालनी है, एक्स की पावर वाई निकालनी है, तो उसलिए दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप z भी दे रहे हैं तो उसको आप ऐसे, अगर z वाला पैरामीटर देंगे तो ये कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पावर 5,2, तो यानी 5 टू द पावर 2 यानी 25 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अगर मैंने इसको ये दिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, या तीनों आर्गुमेंट दिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, 10। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस दिए जिनको आप यूज़ करके प्लीज़ देख लीजिएगा। अब मॉड्यूल्स क्या है, अदर देन बिल्ट इन फंक्शंस, other than built-in functions in the Python standard libraries also consider a number of modules. While function is a grouping of instruction, a module is a grouping of functions. As we know that when a program grow, function is used simply. function क्या होता है, हम ग्रुप करते हैं इंस्ट्रक्शन को, एक नाम देते हैं। ऐसे मॉड्यूल क्या होता है, कई सारे फंक्शंस को ग्रुप करके एक मॉड्यूल बनाया जाता है, और उस मॉड्यूल को जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कॉल करते हैं। तो पाइथन के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हम कॉल कर सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल अभी दिया होगा। ये सब बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। जैसे मैथ्स से रिलेटेड आपको कुछ ज़्यादा काम करना है या कुछ फंक्शन चाहिए, तो आप इसमें मैथ नाम के मॉड्यूल को कॉल करेंगे। अगर आपको मैथ्स वाले मॉड्यूल से, ठीक है, मैथ्स नाम का एक मॉड्यूल है, उसके अंदर से अगर आपको सीलिंग वाले फंक्शन को कॉल करना है तो आप इसको क्या करेंगे, मैथ डॉट सील लिखेंगे, कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथन में जो है वो मॉड्यूल्स भी आपको बने हुए हैं। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, मैथ्स में बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे मॉड्यूल रैंडम नाम का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर रैंडम फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। राइट, बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स बने बनाए मिल जाएंगे। स्टैटिक मॉड्यूल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स पे जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ एक स्टैटिक्स नाम का मॉड्यूल है जिसके अंदर फंक्शंस हैं जो आपको स्टैटिस्टिक्स कुछ से रिलेटेड काम करने में काम आएंगे। तो हमारे पास मॉड्यूल भी हम कैसे, और मॉड्यूल को हम कॉल कैसे करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। कैन रिटर्न एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्टेड ओनली वंस, एक बार हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें कंटेंट देखना है किसी मॉड्यूल का तो हम क्या करेंगे, हेल्प और मॉड्यूल का नाम। तो मुझे अगर कंटेंट देखना है तो मैं हेल्प मैथ लिख दूंगा यहाँ पे, तो मुझे उस मॉड्यूल का डिटेल मिल जाएगा। राइट, अगर मुझे किसी मॉड्यूल से कोई स्पेसिफिक फंक्शन को ही कॉल करना है, सारे पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर मैं चाहूँ तो इंपोर्ट नहीं लिखूंगा, मतलब अगर मुझे इस वाले मॉड्यूल को कॉल करना है तो मैं यहाँ पे फ्रॉम स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। कैसे, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम और फिर मैं इंपोर्ट करूँगा फंक्शन का नाम। ठीक है, तो मुझे अगर चाहिए तो फ्रॉम रैंडम वाले मॉड्यूल से फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट ये वाला फंक्शन। तो इससे क्या होगा कि एक स्पेसिफिक फंक्शन ही आएगा उस मॉड्यूल से, पूरा का पूरा मॉड्यूल आपके प्रोग्राम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या काम है, आप इन सब चीज़ों को ना ट्राई, देखिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको बता भी दूंगा तो याद नहीं रहेंगी, प्रैक्टिस करिएगा थोड़े थोड़े कुछ कुछ मॉड्यूल्स पे कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है। आपको सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस करनी है फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फंक्शंस। दूसरा, बिल्ट इन मॉड्यूल्स के फंक्शंस को आप यूज़ करिएगा। तीसरा, जो आपके अपना मॉड्यूल्स वाला है सेक्शन, वो वाला, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। और जाते जाते मैं आपको एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम अगर आप बनाएंगे फंक्शन का यूज़ करके तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल का एक फंक्शन बना लिया है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको एक n दूंगा, यानी फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है n, जिसको मैं n पास कर रहा हूँ, और फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर लूप का यूज़ करके, और रिटर्न कर दे रहा हूँ जो मैंने कैलकुलेट किया फैक्टोरियल। और इसका मैंने कॉल कहाँ पे किया है, सबसे पहले अब यहाँ पे बताओ सबसे पहली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, क्या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये तो कमेंट लाइन है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये फंक्शन डेफिनेशन है तो ये पूरा ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहली लाइन मेरी एग्जीक्यूट ये वाली होगी, यानी यूज़र से इनपुट लूंगा मैं।
दूसरी लाइन ये वाली एग्जीक्यूट होगी जिसमें मैं फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, तब जाके इधर ये कॉल होके जंप करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, बाद इस तरह से फैक्टोरियल काम करेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी फ्री में इन क्लासेस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।